कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है।
मीडिया मंच पर जन्मदिन के मौके पर पूरे देश से आए हुए हमारे सर्व समाज के भाई धन्यवाद देते हुए और पूरे देश की तरफ से बहन जी के जन्मदिन पर बहन जी को हार्दिक बधाई देते हुए इस सड़क खंड में पूरे देश से उनसे भी मेरा निवेदन है कि बहन जी मीडिया मंच पर जन्मदिन के मौके पर पूरे देश से आए हुए हमारे सर्व समाज के भाई धन्यवाद देते हुए और पूरे देश की तरफ से बहन जी के जन्मदिन पर बहन जी को हार्दिक बधाई देते हुए इस सड़क खंड में पूरे देश से उनसे भी मेरा निवेदन है कि बहन जी में लगी है, गैलरी में लगी है, पीछे लगी है बड़े मंच के, वो लोग सावधानी से अपने कार्यक्रम आज पूरे देश को सावधान हमारे जितने भी पदाधिकारी सामने बैठे हैं मंच के अगल बगल अपने अपने साथियों को पंडाल में भेजने का कष्ट करें, उनके साथ बैठने का कष्ट करें जिससे उनको कोई असुविधा ना हो। इस सड़क खंड में मैं बधाई दे रहा हूं जो पूरे देश से हमारे सर्व समाज के भाई बहन को धन्यवाद देते हुए और बधाई देते हुए ये आज आपका कार्यक्रम है। बहन मायावती जी 15 जनवरी 2014 है, उनके जन्मदिन पे हम देखिए प्रकृति ने जिसके पास दो हाथ है, जिसको दो हाथ दिए हैं, मात्र दो हाथों से मिलना छोड़कर दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। मीडिया वाले साथी इनके तरफ कैमरा बढ़ाएं, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, वर्तमान में सांसद लोकसभा सुशील बहन कुमारी मायावती जी 5 मिनट पहले अपने आवाज से इस रैली स्थल के लिए प्रस्थान कर चुकी है। अब उनके आने में केवल 10 मिनट लगेंगे। भाई सुरेश राव जी जो आपको जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसका निर्वहन जरा तेजी से कर लीजिए।
सुरेश राव जी, यहाँ पीछे की बजाय आप नीचे चले जाइए। सुरेश राव जी, समय नहीं बचा है, आपके लिए 5 मिनट है। ये हमारे साथी जो पीछे खड़े हैं, बीडीएफ के अलावा जो खड़े हैं, ये जो खड़े हैं, मेरी विनती है कि आप लोग कुर्सी बैठ जाए। ये जो खड़े हैं साथी, देखिए हमें सहयोग करें, थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा कर लो। ये लोग बीडीएफ के अलावा बीडीएफ के लोग, ये तो बाएं हाथ तरफ है, बाएं हाथ की तरफ लोग पीछे कुर्सी बैठ गए। बाबा साहब बाबा श्री कांशीराम जी हमारा है, बाबा श्री कांशीराम जी हमारा है। तुम्हारी माया जी की जिंदाबाद, तुम्हारी माया जी की जिंदाबाद, जिंदाबाद, बाबा साहब का पीछा मत भूलो, बाबा साहब का पीछा मत भूलो, बाबा श्री कांशीराम जी का पीछा मत भूलो, बाबा श्री कांशीराम जी का पीछा मत भूलो। समाज के समान में, समाज के समान में संगठन करो, संगठन करो, इंडिया मांगे हो, इंडिया मांगे हो। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, तुम्हारी भाई की जिंदाबाद, तुम्हारी भाई की जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा श्री कांशीराम जी अमर रहे, बाबा श्री कांशीराम जी अमर रहे। तुम्हारी भाई की जिंदाबाद, तुम्हारी भाई की जिंदाबाद। बाबा साहब का पीछे मत भूलो, बाबा साहब का पीछे मत भूलो, बाबा श्री कांशीराम जी का पीछे मत भूलो, बाबा श्री कांशीराम जी का पीछे मत भूलो। हर समाज के समान में, सब समाज के समान में इंडिया संघर्ष करो, इंडिया संघर्ष करो। बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा श्री कांशीराम जी अमर रहे, बाबा श्री कांशीराम जी अमर रहे। तुम्हारी बात की जिंदाबाद, तुम्हारी बात की जिंदाबाद, तुम्हारी बात की जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। बाबा साहब का पीछे मत भूलो, बाबा साहब का पीछे मत भूलो, बाबा श्री कांशीराम जी का पीछे मत भूलो, बाबा श्री कांशीराम जी का पीछे मत भूलो। तुम्हारी भाई की जिंदाबाद, तुम्हारी भाई की जिंदाबाद। इंडिया संघर्ष करो, इंडिया संघर्ष करो, इंडिया संघर्ष करो। बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, तुम्हारी भाई की जिंदाबाद, तुम्हारी भाई की जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा श्री कांशीराम जी अमर रहे, बाबा श्री कांशीराम जी अमर रहे। तुम्हारी भाई की जिंदाबाद, तुम्हारी भाई की जिंदाबाद, तुम्हारी भाई की जिंदाबाद। बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। बाबा साहब का पीछे मत भूलो, बाबा साहब का पीछे मत भूलो, श्री कांशीराम जी का पीछे मत भूलो, श्री कांशीराम जी का पीछे मत भूलो। समाज के सम्मान में, समाज के सम्मान में
लोगों को ये भी मालूम है कि आज 15 जनवरी है, यानी आज माननीय बहन जी का जन्मदिन है। इस खुशी के अवसर पर हमारी बहन का मैं मंच पर बैठे सभी साथियों की ओर से, इस मैदान में उपस्थित लाखों की संख्या में सभी साथियों और मां बहनों की ओर से माननीय बहन जी को कोटि बधाई देता हूं और ऐसी कामना करता हूं कि माननीय बहन जी आप जियो हजारों साल के दिन हो 50,000। और अब मैं आप सब लोगों की ओर से मंच पर बैठे पार्टी के सभी जिम्मेदार साथियों से अनुरोध करूंगा कि फूलमालाओं से आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय सुश्री बहन मायावती जी का स्वागत करें हमारे सभी साथी। साथियों, आप लोगों को यह भी मालूम है कि माननीय बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर हर साल 15 जनवरी को उनके द्वारा लिखित पुस्तक मेरे संघर्षमयी जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा आज के दिन माननीय बहन जी के द्वारा विमोचन किया जाता है, जिसमें हमारी पार्टी का 1 साल का लेखा जोखा होता है और इसके साथ ही इस मौके पर 9 वर्ष का कैलेंडर भी जारी किया जाता है। इसलिए मैं आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुश्री बहन कुमारी मायावती जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस पुस्तक एवं 9 वर्ष के कैलेंडर को अपने कर कमरों द्वारा रिलीज करने की कृपा करें। अब आप लोगों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े और आप लोग भी चाहते हैं कि माननीय बहन जी को जल्दी से जल्दी सुने, इसलिए मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं सांसद राज्यसभा और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुश्री बहन कुमारी मायावती जी से अनुरोध करूंगा कि आज की यह राष्ट्रीय
प्रश्न उठा, नौकरी का प्रश्न उठा, बैंक की संदर्भ करो, बैंक की संदर्भ करो, डीएसपी की चौपहचान, डीएसपी की चौपहचान, की जिंदाबाद, की जिंदाबाद, मान्य रहेंगे। देश के कोने कोने से आए हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधिगण, आज आप लोग मेरे खुद के जन्मदिन के मौके पर देश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय हेतु पार्टी की राष्ट्रीय स्तरीय सावधान विशाल महारैली में मुझे सुनने के लिए आज भयंकर कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी लाखों की संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों का हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इतना ही नहीं, बल्कि आज आप लोग समुद्र के विशाल आकार की तरह इतनी बड़ी तादाद में, ज्यादातर जो यहाँ दरियों पर एकदम चिपक कर बैठे हुए हैं, और जितने लोग इस मैदान में बैठे हुए हैं, तो इससे कई गुना ज्यादा लोग इस मैदान के छोटे पड़ने की वजह से इसके बाहर भी मुझे सुनने के लिए खड़े हुए हैं। और यदि ऐसी स्थिति में आज हमें इस भव्य एवं ऐतिहासिक रमाबाई अंबेडकर मैदान में यहाँ बीजेपी व अन्य पार्टियों की तरह अकेले कुर्सियों वाली ही रैली करनी होती, तो फिर शायद आज आप लोगों को इस मैदान के बाहर भी चारों तरफ कई किलोमीटर तक यहाँ कुर्सियां ही कुर्सियां बिछानी पड़ जाती। इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ कुर्सियों का प्रबंध भी फिर कई राज्यों से लाकर करना पड़ता, और फिर इनका किराया भी आप लोगों को काफी ज्यादा देना पड़ता। लेकिन आप लोगों ने पार्टी की सभी परेशानियों को ध्यान में रखकर आज की रैली में ज्यादातर यहाँ दरियों पर ही बैठना पार्टी हित में अधिक उचित समझा है। इसके लिए मैं आपकी काफी सराहना करती हूँ। हालांकि आज के इस विशाल महारैली के आयोजन के लिए, जो आज की ये विशाल महारैली यहाँ पर हो रही है, तो इसके आयोजन के लिए तो जब मैदान को तय करने की बात आई कि हमें किस मैदान में ये प्रोग्राम करना है, तो हमारी पार्टी के कुछ लोगों का ये कहना था कि जनवरी के महीने में ठंडी बहुत पड़ती है और रमाबाई अंबेडकर मैदान एकदम खुले में है और यहाँ बहुत ज्यादा ठंड होगी और यहाँ लोगों का बैठना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमारी पार्टी के कुछ लोगों का ये सुझाव था मेरे सामने कि ये रैली इस बार रमाबाई अंबेडकर मैदान के स्थान पर तो स्मृति उपवन में कर दी जाए, ऐसा सुझाव था। लेकिन मैंने अपने पार्टी के लोगों को ये कहा कि माननीय काशीराम जी स्मृति उपवन तो जहाँ पर उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के लोगों को हमने वहाँ नहीं ठहराया था, तो जो बाहर के प्रदेशों के लोग जो रेलगाड़ियों से आए तो उनको हमने वहाँ पर ठहराया है। इस बार हमने उनको वहाँ ठहराया है। और जो बसों से लोग आए हैं, छोटी गाड़ियों से आए हैं, यूपी के बाहर के प्रदेशों के लोग जो आए हैं बसों से या जीप से या और छोटी गाड़ियों से, तो उनकी संख्या अलग है। लेकिन जो रेलगाड़ियों से आए तो उनको हमने उस मैदान में ठहराया। तो उनकी तादाद जो यूपी के अलावा जो अन्य यूपी को छोड़कर जो अन्य राज्यों के लोग हैं जो रेलगाड़ियों से आए तो वो लगभग 1 लाख के करीब है, जो उस मैदान में जो उस मैदान में ठहरे हुए हैं, जिनका हमने ठहरने के लिए वहाँ पर प्रबंध किया है। और वहाँ पर जिनको हमने वहाँ पे ठहराया है तो वो 1 लाख लोगों से ही वो स्मृति उपवन खचाखच भर गया। तो मैंने अपने लोगों को कहा कि जिस मैदान में मुश्किल से 1 लाख लोग ही उधर आ पाते हैं, तो बीएसपी की रैली वहाँ पर कैसे हो पाएगी? बीएसपी की रैली में तो कम से कम 15-20 लाख के करीब लोग कम से कम मान के चलो, तो इतनी बड़ी तादाद में तो वहाँ पर लोगों को लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी रैली के हिसाब से तो ये मैदान स्मृति उपवन बहुत छोटा पड़ेगा, बहुत छोटा सा पड़ेगा। ये छोटा सा मैदान तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या अन्य पार्टियों के लिए ही ज्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए हमारी पार्टी के लोगों ने मेरे सुझाव को माना और मेरे सुझाव को मानने के बाद तो जहां आज यहाँ रमाबाई अम्बेडकर मैदान में पार्टी का बड़ा प्रोग्राम करने का ये फैसला लिया। आप लोग कड़ाके की ठंड में इधर आए हैं, बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरे देश के कोने कोने से यहाँ लोग बड़ी तादाद में पहुँचे हैं और अपने खुद के साधनों के जरिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और उत्तर प्रदेश से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके लिए मैं पुनः आप सब लोगों का हार्दिक दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ ही इस मौके पर अब मैं यहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खास तौर से महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी पूरे तहे दिल से आदर सम्मान देते हुए इनको भी नतमस्तक करती हूँ, जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। और अब मैं आज के मुख्य विषय पर अपनी बात विस्तार से आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी लोगों को अपनी पार्टी की ओर से नव वर्ष सन 2014 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज मेरे जन्मदिन की बधाई देने के लिए भी मैं आप सभी लोगों का आभार भी प्रकट करती हूँ। हालांकि मेरे जन्मदिन को मनाने के बारे में वैसे आप लोगों को ये भी विदित है कि आज के दिन अर्थात 15 जनवरी के दिन को हमारी पार्टी के लोग पूरे देश भर में विभिन्न स्तर पर इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसके तहत हमारी पार्टी के लोग विशेष कार्यक्रम आयोजित करके अपनी क्षमता के हिसाब से अपने क्षेत्र के गरीब एवं असहाय लोगों की विभिन्न रूपों में मदद भी करते हैं। और इसी पैटर्न पर चलकर उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार के दौरान भी सरकारी स्तर पर मेरा जन्मदिन मनाया जाता रहा है। अर्थात इस दिन मेरी सरकार के समय में हजारों करोड़ रुपयों की लागत वाली अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण आदि करके प्रदेश में यहाँ गरीब एवं असहाय लोगों को भारी तादाद में लाभान्वित किया जाता रहा है, जिनमें से काफी
जन कल्याणकारी योजनाओं को वर्तमान सपा सरकार ने राजनीतिक द्वेष के कारण फिलहाल बंद भी कर दिया है। इसके साथ साथ आप लोग इस बात से भी भली भांति अवगत है कि हर वर्ष आज के ही दिन मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर बीएसपी की मूवमेंट को गति देने के उद्देश्य से मेरे खुद के द्वारा लिखित पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा का भी विमोचन किया जाता है। और इसी क्रम में आज भी मैंने अपनी इस पुस्तक के भाग 9 का हिंदी व अंग्रेजी संस्करण के साथ ही अपनी पार्टी का नव वर्ष सन 2014 का कैलेंडर भी जारी किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आगे आने वाली नई पीढ़ी इस पुस्तक का जरूर लाभ लेगी, जिसमें ज्यादातर अपनी पार्टी की मूवमेंट का हर साल का पूरा लेखा जोखा होता है। लेकिन अब यहाँ आप लोगों को इस बात को जानना व समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार आज हमें देश में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों की बीएसपी के प्रति इनकी अंदरूनी मिली सामूहिक साजिशों एवं हथकंडों से सावधान रहने के लिए ये राष्ट्रीय स्तरीय सावधान विशाल महारैली क्यों बुलानी पड़ी है, इस बात को आप लोगों को समझना होगा। और इस बारे में संक्षेप में मेरा आप लोगों से ये कहना है कि देश में सर्व समाज में से खास तौर से गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की जरूरत को ध्यान में रखकर जब 14 अप्रैल सन 1984 को बीएसपी का गठन किया गया था तो तब हमारी इस पार्टी का देश में किसी भी पार्टी ने कोई ज्यादा गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया था। इसके बाद जब हमने देश के कुछ राज्यों में लोकसभा व विधानसभा के आम चुनावों में पहली बार अपनी पार्टी का खाता खोला तो तब पहली बार जहां खास तौर से कांग्रेस और बीजेपी ने हमारी पार्टी का बहुत थोड़ा सा संज्ञान लिया। और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता था जब पहली बार हमारी पार्टी ने 1989 में तो जब हमारी पार्टी ने पहली बार लोकसभा के आम चुनाव में और उसके बाद कुछ राज्यों में विधानसभा में जब अपना खाता खोला तो पहली बार तो इस देश में तो खास तौर से कांग्रेस और बीजेपी ने हमारी पार्टी का थोड़ा सा संज्ञान लिया। लेकिन इस मामले में तो कांग्रेस पार्टी तो बहुत ज्यादा दुखी थी। उनको ऐसा लग रहा था कि यदि बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है और इनके लोकसभा और विधानसभा में तो इसी तरीके से लोग ज्यादा तादाद में चुनाव जीतते हुए चले गए तो इससे कांग्रेस पार्टी को बड़ा भारी नुकसान होगा। तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास था कि जो कांग्रेस पार्टी का बेस वोट है तो वो धीरे धीरे खिसक कर यदि बीएसपी में चला जाता है तो कांग्रेस का जो भविष्य है वो आगे चलकर बहुत अंधकार में हो जाएगा। कांग्रेस बीएसपी का जब ये रिजल्ट थोड़ा आने लगा तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा दुखी थी। लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है तो वो थोड़ा खुश थी। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि बहुजन समाज पार्टी जितना कांग्रेस पार्टी का वोट काटेगी उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा। तो इससे भारतीय जनता पार्टी थोड़ा खुश हो रही थी। आगे चलकर जब हमारी पार्टी ने इसके बाद आगे चलकर
जब हमारी पार्टी ने देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े प्रदेश यहाँ उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर 3 बार यहाँ मिली जुली सरकार बनाई, तो तब फिर हमारी इस पार्टी का यहाँ विरोधी पार्टियों ने पहले से थोड़ा ज्यादा संज्ञान लिया, लेकिन ज्यादा नहीं लिया। कांग्रेस ने भी लिया थोड़ा बीजेपी ने भी लिया, लेकिन इसके बाद सन 2003 से लेकर सन 2006 तक लगातार हमारी पार्टी के सामने कुछ ऐसी विकट परिस्थितियां आई जिन्हें देखकर यहाँ पूरे देश में सभी विरोधी पार्टियों को ज्यादातर ये लगने लगा था कि अब ये पार्टी देर सवेर जरूर निपट जाएगी। हालांकि इस संबंध में वैसे आप लोगों को भी ये बात भली भांति मालूम है कि जब तीसरी बार उत्तर प्रदेश में मेरे नेतृत्व में बीएसपी और बीजेपी की मिली जुली सरकार बनी, तो जब ये सरकार बनी थी तीसरी बार, तो आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस सरकार के बनने से पहले जब दूसरी बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी थी बीएसपी और बीजेपी की मिली जुली, तो उस समय 6 महीने के हिसाब से सरकार बनाने का फैसला लिया गया था। लेकिन जब तीसरी बार बीएसपी और बीजेपी की मिली जुली सरकार बनी, तो उस समय फिर भारतीय जनता पार्टी ने कोई शर्त नहीं रखी थी, 6 महीने की कोई शर्त नहीं रखी थी। लेकिन जब अगस्त के महीने में अगस्त सन 2003 में तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ये लगा, क्योंकि उस समय सेंटर में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, तो बीजेपी के लोगों को ये लगा कि ये अच्छा मौका है कि यदि भारतीय जनता पार्टी समय से पहले लोकसभा का हम चुनाव करा लेती है पूरे देश में, और बीएसपी के साथ नेशनल लेवल पर अलायंस हो जाता है लोकसभा के आम चुनाव में, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में यदि ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल जाती हैं अलायंस के तहत, तो फिर सेंटर में बीजेपी को फिर जल्दी से कोई 15-20 साल तक कोई सत्ता से उसको हिला नहीं पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचकर तो कोई 6 महीने की शर्त तीसरी बार नहीं रखी, तो उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने कहा कि बीएसपी पूरे 5 साल तक सत्ता में बनी रहे, लेकिन हमारे ऊपर इनकी मेहरबानी हो जानी चाहिए कि ये ज्यादा सीटें हमको लोकसभा के आम चुनाव में दे दे। यूपी में खास तौर से 80 में से 60 सीटें वो लोग हमसे मांग रहे थे, लेकिन हमने नहीं दिया। हमने बोला यदि हम 80 में से 60 सीटें बीजेपी को दे देंगे तो फिर तो पार्टी उत्तर प्रदेश में साफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ये कहा कि यदि आप हमारी शर्त को नहीं मानती हैं तो हम आपके स्थान पर आपसे सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे, और श्री मुलायम सिंह यादव को जो आपका घोर विरोधी है तो उसको हम इनडायरेक्टली बाहर से समर्थन देकर तो उसको हम सत्ता में बैठा देंगे। जब मुझे इस किस्म की धमकी दी गई, मैं बहुत स्वाभिमानी लड़की हूँ, तो मैंने उनकी धमकी बर्दाश्त नहीं की, तो मैंने उनको बोला आपको सपोर्ट विड्रॉ करने के लिए तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी,
मैंने 25 अगस्त सन 2003 को मैंने मुख्यमंत्री के पद से खुद ही इस्तीफा दे दिया, सरकार छोड़ दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि सेंटर में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सेंटर में सीबीआई का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर फिर से प्रेशर बनाने की कोशिश की। नेशनल लेवल पर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अलायंस बनाकर और सीबीआई का दुरुपयोग किया। आप लोगों को मालूम है कि ताज प्रकरण मामले में आय से अधिक संपत्ति का जबरन गलत मामला मेरे खिलाफ बनाकर और मुझे कई साल तक परेशान किया, लेकिन मैं झुकी नहीं। मैंने तैयार किया था कि सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी सीबीआई का दुरुपयोग करके मुझे पूरी जिंदगी भर की जेल में भेज दे, तो भी मैं अपनी मूवमेंट का सौदा सांप्रदायिक ताकतों के हाथों में नहीं करने वाली। मैंने उनका हर प्रकार का विरोध मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन एक आप लोगों को ये भी मालूम है कि एक तरफ सेंटर का मुझे विरोध झेलना पड़ा और दूसरी तरफ सन 2003 में ही माननीय कांशीराम जी को ब्रेन का स्ट्रोक पड़ा और वो काफी बीमार हो गए। सन 2003 से लेकर सन 2006 तक वो काफी बीमार रहे, ज्यादातर हॉस्पिटल में ही एडमिट रहे। लेकिन इसी दौरान आप लोगों को ये भी मालूम है कि विरोधी पार्टियों ने उनके परिवार के लोगों को मैनेज करके तो मेरे सामने उनको खड़ा कर दिया। मुझे उनका भी विरोध झेलना पड़ा। एक तरफ सेंटर का झेलना पड़ा, दूसरी तरफ माननीय कांशीराम जी के जब बीमार हो गए थे तो उनका भी देखभाल मुझे करनी पड़ी और इसके साथ साथ मेरे ऊपर पार्टी के नेशनल लेवल पर प्रेसिडेंट की भी जिम्मेवारी आई, उसको भी मुझे निभाना पड़ा। और इतना ही नहीं, जब माननीय कांशीराम जी की 2 अक्टूबर सन 2006 को उनकी लंबी बीमारी के कारण जब उनका देहांत हो गया, तो उसके बाद भी आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी में कुछ स्वार्थी किस्म के लोग थे, विरोधी पार्टियों के हाथों में खेलकर कुछ लोग वो भी पार्टी को छोड़कर चले गए। तो ऐसे विकट हालातों में सन 2003 से लेकर 6 तक ऐसे विकट हालातों में तो मैंने अपनी पार्टी की मूवमेंट को सभी ताकतों का विरोध करके, सभी विरोधी पार्टियों के हथकंडों के विरोध का मुकाबला करके तो मैंने अपनी मूवमेंट को पीछे नहीं जाने दिया। सन 2003 से लेकर 6 तक मैं सबके साथ सबका मुकाबला करती रही, संघर्ष करती रही और जिसका नतीजा क्या हुआ कि जब मैं विरोधी पार्टियों के खिलाफ मैदान में डटी रही तो पूरे देश में जो हमारी पार्टी के लोग हैं उन्होंने भी तैयार किया कि जब हमारे समाज की लड़की, हमारी बहन मैदान में डटी हुई अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, हमें भी ऐसी विकट परिस्थितियों में अपनी बहन का साथ देना चाहिए, हमें मैदान से पीछे नहीं हटना चाहिए। आप लोग सब मेरे साथ मैदान में डटे रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं हिम्मत और हौसले के साथ तो जो हमारे संतों गुरुओं ने, महापुरुषों ने जिस मूवमेंट को शुरू किया उस मूवमेंट को मैं आगे बढ़ाती रही। तो इस अर्थात ऐसे विकट हालातों में जब उसके बाद आप लोगों को मालूम है कि किसी ने नहीं सोचा था कि बीएसपी आगे बढ़ पाएगी। विरोधी पार्टियां तो ऐसे सोच रही थी कि बीएसपी अब खत्म हो जाएगी। सन 2003 से लेकर 6 तक का जो हमारे सामने जो एक विकट परिस्थिति वाला जो हालात रहे तो उसको देखकर किसी को नहीं लगता था कि बीएसपी आगे उभर पाएगी। लेकिन ऐसे विकट हालातों में जब हमारी पार्टी ने सन 2007 के
यहाँ विधानसभा के हुए हम आम चुनाव में पहली बार उत्तर प्रदेश में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई सन 2007 में, तो तब फिर पूरे देश में यहाँ सभी विरोधी पार्टियों ने हमारी पार्टी का काफी गंभीरता से संज्ञान लिया। 14 अप्रैल सन 1984 से लेकर तो सन 2002 तक तो जो भी यूपी में या यूपी के बाहर जो भी चुनाव हुए लोकसभा या विधानसभा के, तो विरोधी पार्टियों ने कोई ज्यादा संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान जरूर लिया, किसी ने कम लिया, किसी ने ज्यादा लिया। और जब 3 बार हमने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर या उनके सहयोग से जब सरकार बनाई, तब भी थोड़ा संज्ञान लिया, लेकिन ज्यादा नहीं लिया। लेकिन ज्यादा संज्ञान सारी विरोधी पार्टियों ने कब लिया, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या इधर उत्तर प्रदेश में स्थानीय पार्टी, रीजनल पार्टी, समाजवादी पार्टी। इन सारी पार्टियों ने कब संज्ञान लिया, जब सन 2007 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव हुए। किसी ने नहीं सोचा था कि बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाएगी, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी को पहली बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली, तो तब फिर पूरे देश में यहाँ सभी विरोधी पार्टियों ने हमारी पार्टी का काफी गंभीरता से संज्ञान लिया। और इसका नतीजा फिर ये हुआ कि पूरे देश में सभी विरोधी पार्टियां आपस में एक दूसरे की कट्टर दुश्मन होते हुए भी अंदर अंदर हमारी पार्टी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आपस में एक हो गई। और इसका मुख्य कारण क्या था? बीएसपी के प्रति सभी विरोधी पार्टियों की जातिवादी सोच। सन 2007 में जब बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली और जब उत्तर प्रदेश के लोग अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के आधार पर सरकार बनाने के बाद जब ये नारा लगाने लगे कि यूपी हुई हमारी है और अब दिल्ली की बारी है, तो जो विरोधी पार्टियां हैं उनकी नींद उड़ गई। जो सभी विरोधी पार्टियां उनकी नींद उड़ गई। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, अन्य सारी विरोधी पार्टियों की नींद उड़ गई और सबने ये फैसला लिया कि यदि हमने बहुजन समाज पार्टी को सेंटर में जाने से नहीं रोका या आगे बढ़ने से इसको बीएसपी को नहीं रोका, तो फिर दूसरी पार्टियों के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बीएसपी आगे चलकर बन जाएगी। और सभी विरोधी पार्टियों ने ये सोचा, ये फैसला लिया कि मायावती एक दलित जाति से ताल्लुक रखती है, एक दलित वर्ग की लड़की। ये तो विरोधी पार्टियां ने सोचा भी नहीं था कि वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के आधार पर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाएगी, तो लेकिन वो बन गई। विरोधी पार्टियों ने सोचा कि यदि ये लड़की को हमने आगे बढ़ने से नहीं रोका और ये सेंटर में चली गई और देश की प्रधानमंत्री बन गई, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो बीएसपी के प्रति जो जातिवादी मानसिकता रखने वाली जो सभी विरोधी पार्टियां थी, कांग्रेस, बीजेपी, जो अन्य विरोधी पार्टियां थी, तो वो अंदर अंदर वो एक हो गई बीएसपी के मामले में। चाहे वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ थी, लेकिन बीएसपी के खिलाफ वो एक हो गई। और इस बात का जीता जागता उदाहरण खास तौर से यहाँ उत्तर प्रदेश से सन 2009 में यहाँ पर जब पूरे देश में लोकसभा का आम चुनाव हुआ और सन 2009 में जब पूरे देश में लोकसभा का आम चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश से जो लोकसभा का जो रिजल्ट आया, तो इस बात का जीता जागता उदाहरण सन 2009 में, सन 2007 में हमको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली। सन 2009 में जब देश में लोकसभा का आम चुनाव हुआ,
तो आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, खास तौर से 3 पार्टियां अंदर एक हो गई। सन 2009 में क्या हुआ कि जहां जहां बीएसपी का कैंडिडेट जीत रहा था और उसके टक्कर में यदि कांग्रेस का कैंडिडेट उनको नजर आया या बीजेपी का नजर आया, समाजवादी पार्टी का नजर आया, टक्कर देता हुआ, मान लीजिए कांग्रेस का नजर आया, तो अंदर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपना वोट कांग्रेस के कैंडिडेट को ट्रांसफर कर दिया। यदि बीजेपी का मजबूत नजर आया कि ये बीएसपी के कैंडिडेट को हरा सकता है, तो कांग्रेस और सपा ने अंदर अपना वोट ट्रांसफर कर दिया। ये सन 2009 में हमें ये सब देखने के लिए मिला, जिसका नतीजा क्या हुआ कि सन 2009 में तो उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा की सीटें हैं, तो सभी सीटों पर हमारी पार्टी की डायरेक्ट फाइट हुई। सभी सीटों पर, चाहे कांग्रेस से हुई हो, चाहे बीजेपी से या सपा से। तो हमारी पार्टी को सन 2009 में 80 में से 20 सीटें मिली, हम 20 सीटें जीते और शेष 60 सीटों में से 47 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही। थोड़े वोटों से हम चुनाव हार गए, क्योंकि सारी पार्टियों ने मिलकर एक होकर चुनाव लड़ा। सन 2009 में कांग्रेस, बीजेपी और सपा ने कि बीएसपी को हराने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया कि यदि कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत है तो बीजेपी और सपा ने अपना वोट उसको अंदर ट्रांसफर कर दिया। यदि बीजेपी का है तो कांग्रेस और सपा ने ट्रांसफर कर दिया, यदि सपा का है तो कांग्रेस और बीजेपी ने ट्रांसफर कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ कि हम 20 सीटें तो जीत गए और बाकी 47 सीटों पर हम सेकंड नंबर पे रहे। सन 2009 में इन सारी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा बीएसपी के खिलाफ और हमारी डायरेक्ट फाइट हुई 80 की 80 सीटों पर। और इसके बाद फिर यहाँ सन 2012 में जब विधानसभा के आम चुनाव हुए, तो सन 2012 में भी तो सन 2009 वाली बात रिपीट हुई। सन 2012 में भी कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, ये सारी पार्टियां मिल गई और बीएसपी को हराने के लिए अंदर इन तीनों पार्टियों ने पैक्ट कर लिया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि हमारी उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर डायरेक्ट फाइट हुई और इन सारी पार्टियों ने मिलकर हमारी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा। और इससे हमारी पार्टी को काफी बड़ा नुकसान हुआ। इस डायरेक्ट फाइट में हमने सोचा नहीं था कि ये सारी विरोधी पार्टियां जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे बीएसपी के खिलाफ, ये हमने सोचा नहीं था। लेकिन इसका कारण क्या था कि बीएसपी को जो लीड कर रही है वो एक दलित वर्ग की लड़की है। तो मायावती की जगह बीएसपी में किसी और जाति का होता, उसको ये पार्टियां बर्दाश्त कर लेती, लेकिन दलित वर्ग की लड़की को ये कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए सारी विरोधी पार्टियां सन 2009 के आम चुनाव में एक हो गई। उसके बाद जिसकी वजह से हम अपने सन 2009 में 20 सीटें जीत पाए, 47 सीटों पर हम सेकंड नंबर पे रहे। सन 2012 में भी यही पुनरावृत्ति हुई, जिसकी वजह से हमारी सरकार इधर यहाँ पर नहीं बन सके, डायरेक्ट फाइट हुई। और इसके बाद सन 2012 के बाद भी आप लोगों ने देखा होगा कि देश के कुछ राज्यों में जो जहाँ भी विधानसभा के आम चुनाव हुए, तो वहाँ भी हमें इनकी जातिवादी सोच का नुकसान उठाना पड़ा है। और खास तौर से अभी हाल ही में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान व दिल्ली में भी हमें इनकी डायरेक्ट फाइट का जो बीएसपी के प्रति जो सभी विरोधी पार्टियों की जातिवादी मानसिकता थी, उसकी सोच का काफी ज्यादा हमें नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन पार्टी हित में इनकी जातिवादी सोच के षड्यंत्रों
व साजिशों से बचने के लिए अब हमें इसका ठोस उपाय करना बहुत जरूरी है। हमें इसका ठोस उपाय करना बहुत जरूरी है। यदि सारी विरोधी पार्टियां भी एक हो जाए और डायरेक्ट फाइट होती है हमारी हर सीट पर, तो भी हमें चुनाव जीतना है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लानी है आगे उत्तर प्रदेश में और सेंट्रल में। यहाँ से ज्यादा से पार्लियामेंट के चुनाव में सेंट्रल के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताकर भेजनी है और देश के अन्य राज्यों में भी जिताकर भेजनी है। लेकिन इसके लिए हमें अब डायरेक्ट फाइट के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और डायरेक्ट फाइट में जब हमें चुनाव जीतना है तो ये रास्ता भी आप लोगों को खुद ही निकालना होगा। इसका उपाय आपको खुद ही ढूंढना होगा। और इसका ठोस उपाय ये है कि अब आप लोगों को पूरे देश में सबसे ज्यादा यहाँ दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जो आज भी यहाँ जातिवादी व्यवस्था के सबसे ज्यादा शिकार बने हुए हैं, पूरे देश में जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं या बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और ये सभी लोग SC ST OBC के ये सभी लोग इस देश में जातिवादी व्यवस्था के शिकार हैं। कोई कम है तो कोई ज्यादा है। तो हमें पूरे देश में डायरेक्ट फाइट के लिए तो सबसे पहले इन दलितों को, पिछड़ों को भाईचारे के आधार पर या सभी विरोधी पार्टियों व ताकतों के खिलाफ एकजुट करने की तरफ हमें ध्यान देना होगा। ये हमारा सबसे पहले हमें इसको ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ देश में मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज तथा अपर कास्ट समाज में से भी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ कांग्रेस, बीजेपी एवं अन्य विरोधी पार्टियों की गलत नीतियों के कारण आज भी पूरे देश में काफी ज्यादा दुखी व पीड़ित है, तो इनके हितों में भी अब इन्हें भाईचारे के आधार पर ही या BSP की विचारधारा एवं नीतियों से जोड़ना होगा। अर्थात अब आप लोगों को पूरे देश में सर्व समाज के लोगों को आपसी भाईचारे के आधार पर BSP की विचारधारा एवं नीतियों से जोड़कर अब यहाँ अपनी पार्टी के जनाधार को बड़े पैमाने पर डायरेक्ट फाइट के लिए आप लोगों को इनको तैयार करना होगा, ताकि हमारी पार्टी आगे चलकर फिर किसी भी चुनाव में यहाँ BSP के खिलाफ सभी जातिवादी विरोधी पार्टियों के एकजुट होने की स्थिति में भी, अर्थात या डायरेक्ट फाइट में भी चुनाव जीतकर फिर केंद्र व राज्यों में अपनी पार्टी की खुद की सरकार बना सके। हालांकि ये कार्य उत्तर प्रदेश में तो सन 2012 में यहाँ विधानसभा के नतीजे आने के बाद से ही बहुत तेजी से हमने शुरू कर दिया है और अब देश के बाकी राज्यों में भी ये कार्य हमें बहुत तेजी से शुरू करना होगा। कैसे करना है ये जानकारी आप लोगों को है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने पिछले महीने दिसंबर के महीने में तो पूरे देश के लोगों की स्टेट वाइज मैंने मीटिंग बुलाकर इसका उपाय आप लोगों के सामने रखा, रास्ता आप लोगों के सामने रखा, तो तरीके आप लोगों को बताए। और मैं समझती हूँ उसके बाद से आप लोग जी जान से डायरेक्ट फाइट की तैयारी के लिए आप लोग लगे होंगे। लेकिन इस अभियान के दौरान खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों को ये जो सन 2012 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ और एक दलित की बेटी फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ना बन सके और पूरी सभी विरोधी पार्टियां अंदर BSP को उत्तर प्रदेश में सत्ता में फिर से वापस ना आ सके, इसको रोकने के लिए जब सारी पार्टियां अंदर एक हो गई तो आप लोगों को ये मालूम है कि इस अभियान के दौरान खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों को मैं फिर इस बात को दोहराती हूँ कि अपने प्रदेश की जनता को अब आप लोगों को जो बात मैंने आप लोगों के सामने रखी है कि इस बात को हर छोटी से छोटी मीटिंग में भी इस बात को भी आप लोगों को बताना है। सन 2012 में तो मैंने आप लोगों को ये बताया जब रिजल्ट आया
कि किस तरीके से विरोधी पार्टियों ने बीएसपी को फिर से सत्ता में आने से रोका है। सारी पार्टियों ने अंदर अंदर मिलकर एक होकर चुनाव लड़ा। ये सब मैंने आप लोगों को रिजल्ट निकलने के बाद बताया। उसके बाद आप लोग जी जान से डायरेक्ट फाइट की तैयारी में लग गए थे। लेकिन इसके साथ ही मेरा आप लोगों को आज ये कहना है कि आप लोगों को डायरेक्ट फाइट के लिए तो लोगों को तैयार करना है, लेकिन इसके साथ साथ खास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता को आप लोगों को हर छोटी से छोटी मीटिंग में भी इस बात को भी समझाना बहुत जरूरी है कि इस बार सन 2012 में उत्तर प्रदेश के हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी के प्रति जातिवादी सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों के एकजुट होने की वजह से जहां एक तरफ हमारी पार्टी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एकदम अप्रत्याशित एवं अभूतपूर्व तौर पर अब यहाँ उस पार्टी का भला हो गया है जिसके बारे में आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में ये आम चर्चा है कि कानून व्यवस्था के मामले में अब उत्तर प्रदेश एक क्राइम प्रदेश बन गया है। अर्थात अब यहाँ चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, अपहरण, हत्या